सर पेपर था संडे को। पेपर तो वैसे ही होंगे। पेपर अगर था तो फिर अब उसमें रिवीजन में क्यों? पहली बात तो संडे को 6 आवर्स वाला पेपर था और सिलेबस भी पूरा आना था। वो तो ठीक है, ये बताओ वो संडे के लिए थोड़ा बोला हुआ था, संडे को करने के लिए थोड़ा बोला हुआ था। रिडॉक्स वाला पोर्शन तो पहले से ही दिया हुआ है, डिस्कस कर रहे हैं हम तो केवल आज जो पहले से दिया हुआ है काम आपको उसको। ऐसे कैसे चलेगा बताओ? चलो तो फिर कोई नहीं, फिर आज आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। फिर आज इनऑर्गेनिक में, अच्छा अब इनऑर्गेनिक में मैं बताता हूँ किस तरीके से अब हम कर रहे हैं। आज वाली क्लास में थोड़ा सा मैं आपको नोट्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ, किस तरीके से आपको करना है, ठीक है? उससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद में क्या है कि प्रॉपरली आपको करना खुद से ही है। और एनसीईआरटी के अलावा मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी चीज आपको उठानी नहीं है उसमें। तो इनऑर्गेनिक में मैंने आपको, हम नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करें उससे पहले ऑलरेडी बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली जो हमने 11th में पढ़ी हुई है, उनके मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए बोला हुआ था, ठीक है? सबसे पहले तो उसका स्टेटस बताइए, वो आप लोगों ने कर लिया है ना? बहुत पहले बोला हुआ था वो मैंने। यस सर। डन सर, हो गया सर एक जो लास्ट में सिलिकेट्स वाला पोर्शन था ना, जो सिलिकॉन के कंपाउंड से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, वो नहीं किया, वो समझ नहीं आया था, आपको मैसेज भी डाला था। सर सिलिकेट्स में बिल्कुल नहीं समझ में आया। जियोनाइट्स वगैरह सिलिकेट्स नहीं समझ में आया, बाकी सारा हो गया था। शायद एनसीईआरटी में नहीं है, इस वजह से नहीं कर पाए थे क्या? वो है एनसीईआरटी में है पर इतना सर एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा सर सर थोड़ा सा है वो ना, मतलब थोड़ा वास्ट है वो, थोड़ा टॉपिक वो काफी कम है उसके अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलिकेट वाला जो पोर्शन है वो आप एनसीईआरटी से रहने देना, सिलिकेट में आपको डिटेल में खुद में पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो सिलिकेट जो है मैं कल वाली क्लास में आपको करवा दूंगा, आज तो मेरे पास में वो वाली कॉपी नहीं है जिसमें से पढ़ा था। तो सिलिकेट के अलावा आपने वो बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली में जो भी पढ़ा है उसमें आपको जो भी डाउट है, पहले तो वो डाउट आप पूछ लो, और उसके बाद में मैं नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करूँ बोरोन फैमिली में और कार्बन फैमिली में। क्योंकि उस टाइम पे जब मैं पूछ रहा था आपसे कि कर लिया क्या, तो आप लोग कह रहे थे कि सर कुछ डाउट है, तो मैंने कहा था कि जब हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको तब आपसे एक साथ पूछ लेंगे। बताइए अगर उसमें किसी को कुछ भी पूछना हो। सर मेरे को ना उसमें डाउट है, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है ना बोरॉन फैमिली में, वो उसमें अब क्या डाउट है उसमें? डाउट बताइए, डाउट क्या है? सर सही ऑर्डर नहीं दिया हुआ सर कहीं पर, मतलब वो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, अगर हम उसे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से देखें तो अलग आता है, और एक्सेप्शंस के हिसाब से देखें तो अलग आता है। मतलब एनसीईआरटी और गूगल पे भी ना सर क्लैश होता है ऑर्डर के हिसाब में। अगर ऐसा है तो केवल एनसीईआरटी वाला फॉलो करना है आपको, गूगल वाला नहीं फॉलो करना है, ठीक है? अब सुनो, उसमें अगर ऑर्डर नहीं दिया हुआ है तो वैल्यूज दी हुई है बोरोन फैमिली की, IE1, IE2, IE3 तीनों की वैल्यूज का चार्ट एक दिया हुआ है। ये पूरा बड़ा सा चार्ट है जिसमें I1, I2, I3 भी है, ठीक है? यस सर। तो उसमें वैल्यूज जब आपके सामने लिख दी साफ साफ कि इसकी वैल्यू ये है, ऑर्डर अपने हिसाब से बना लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसमें देख लो कहीं अगर एक्सेप्शन है तो उसको एक्सेप्शन की तरह याद रखो। और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, बोरोन फैमिली में आयोनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन एक जगह होता है, एल्युमिनियम और गैलियम में नहीं, साइज में एक्सेप्शन दो जगह आएगा, एल्यूमिनियम गैलियम और नीचे इंडियम और थैलियम में साइज में दो जगह डिफरेंस आता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी में एक जगह आता है। ऐसा है, या तो फिर रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स है सर, आयोनाइजेशन में दो रिवर्स जगह है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में दो जगह आता है। आयोनाइजेशन एनर्जी में दो जगह है और साइज में एक जगह है। साइज में कहाँ है? एल्यूमिनियम गैलियम पे, यस सर, है ना? हाँ ठीक है, एल्यूमिनियम गैलियम में साइज में है कि हिसाब से हम नॉर्मल जब ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या लगता है? साइज गैलियम का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन गैलियम का ज्यादा नहीं होता, साइज एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या, कैसे बताते हैं डी उसको? इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग हो जाती है। पुअर शील्डिंग टू 3D इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इसके बाद में बात करें हम आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में दो जगह एक्सेप्शन आता है। एक तो वही एल्यूमिनियम गैलियम में रीजन सेम होता है, और दूसरा जो एक्सेप्शन आता है वो आता है इंडियम थैलियम।
तो जो उसमें आप F आ जाए। उसमें ऊपर नीचे है, ये वो है, वो सब पता नहीं तुम क्या बातें कर रहे हो, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आता, जब एनसीईआरटी में जो चीज लिखी हुई है, जिसका डेटा लिखा हुआ है, उसको तुम्हें गूगल करना क्यों पड़ रहा है? इतना सर क्यों मैंने ना डिपेंड सर 11th में जब हमने नोट्स बनाए थे ना, तो उसमें जो ऑर्डर था और एनसीईआरटी में जो था, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए मैंने गूगल पे सर्च करा था, इसलिए डाउट आ रहा। 11th क्लास में तो तुमने गूगल देखा ही होता, जो चीज ऑलरेडी वहां लिखी हुई है, जो चीज साफ साफ वैल्यू के साथ लिखी हुई है, उसमें भी हमें गूगल करना पड़ रहा है कि अरे एनसीईआरटी ने सही लिखी है नहीं लिखी है, तो एक एक चीज चेक करोगे तुम एनसीईआरटी। ठीक है, तो जो डेटा साफ साफ है वहां पे, उसके हिसाब से आप ऑर्डर लिख लीजिए। और ऑर्डर तो मैं बता ही देता हूँ आपको, ये तो याद आ रहा है मुझे। सर वो डाउन अप होता रहता है ना आयनाइजेशन एनर्जी में। तो आयनाइजेशन एनर्जी में तो एक बार घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, ये वाला चलता है ना। यस सर। इस तरीके से याद मत रखो, घटते बढ़ते के हिसाब से याद रखोगे, याद नहीं रहेगा, उसको आपको ऐसे याद रखना है। हाँ जी, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हमारे हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए था आयोनाइजेशन एनर्जी का? सबसे ज्यादा इसकी होनी चाहिए थी, सबसे कम इसकी होनी चाहिए थी, ये ऑर्डर होना चाहिए। यस सर। ठीक है, अब इसमें आता है एक्सेप्शन। कहाँ? दो जगह। क्या हो जाएगा ऑर्डर? बोरोन, बोरोन के बाद कौन आएगा? गैलियम। अब गैलियम के बाद में आएगा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद में आएगा थैलियम, और इंडियम आएगा सबसे लास्ट में। इसमें एक जगह गलती होने के चांस और हैं, वो वैल्यू के हिसाब से आप देख लीजिए। कहीं इस जगह तो दिक्कत नहीं आ रही कि ये बढ़ करके इससे भी ज्यादा हो गया, हालांकि पॉसिबिलिटी नहीं है, बट फिर भी एक बार चेक कर लीजिए। सर थैलियम शायद सेकंड हो जाता है। यस सर थैलियम थैलियम सेकंड है। क्या सेकंड है? बोरन के बाद थैलियम है। बोरोन के बाद थैलियम है। यस सर। ठीक है, मतलब वो वैल्यू अगर उस हिसाब से, मतलब बेसिकली आपको एक्सेप्शन ये याद रखना है कि गैलियम एल्यूमिनियम से कम होगा और थैलियम इंडियम से कम होगा। बाकी फिर ये जो है, ये बीच में जो आपके पास में आ रहे हैं, इसमें फिर ये ज्यादा हो सकता है। ठीक है, क्या है ऑर्डर फिर वैल्यू के हिसाब से? अगर आप देखो तो क्या आ रहा है वो बता दो मुझे फाइनली। बोरॉन, सर बोरोन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, 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 इंडियम। और फिर इंडियम। ठीक है, हमारे एक्सेप्शन कवर हो रहे हैं इसमें, और एक्चुअल जो है वो ये है। ठीक है, तो फिर इस तरीके से याद रखना। सर इसका निमोनिक याद करवाया था पिछले साल। निमोनिक्स का तो ऐसा है कि अगर याद आपने किया हुआ है तो अच्छी बात है। पीछे दूसरा हाँ जी, निमोनिक्स अगर आपने बताया हुआ है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मतलब उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वो। आप अपने हिसाब से कोई नया निमोनिक्स बना के उसकी याद सर मैंने तो लाइन बनाई हुई है, मतलब एक ऊपर नीचे करके उस पे दिखाया हुआ है कौन ज्यादा कौन कम। लाइन बनाई हुई है, बता दो, अगर सही रही तो फिर सब लोग याद कर लेंगे। सर निमोनिक भी बता दो जिसको पता था। मुझे तो याद ही नहीं है, आप में से अगर किसी ने बनाया है तो बताओ। बीटल्स गालियां, वो बीटल एक बैंड है ना, और बैंड वाले लोग गालियां देते हैं, इसलिए बीटल्स गालियां। बैंड सुनते हो आप जिसमें गालियां होती हैं? बीटल्स गालियां, हाँ ठीक है, याद रख लो। या आयनाइजेशन एनर्जी के लिए ये भी तो याद रखना, पता चले ये हम किसी और चीज के लिए ऑर्डर लगा दें तो कुछ कहीं इसमें बीटल्स गालिया में आयनाइजेशन एनर्जी भी इंट्रोड्यूस कर दो ताकि पता रहे। बाकी ठीक है। सर एक वो मेरा डाउट था बोरेक्स वाला। सर वो जो कंपाउंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर फॉर्मूला था ना, उसमें 8H2 दिए हुए थे, पर जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो 10 निकलते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, वो बता दो। देखिए आप लोगों ने नोट्स लिखे होंगे, आप उसमें जरा एक बार बोरेक्स का फॉर्मूला निकालिए। बोरेक्स का जो फॉर्मूला होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, एक तो आपने ब्रैकेट के अंदर लिख रखा होगा, पूरा स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वो है आपके पास Na2 B4O5 OH4 O5, आगे बोलो, OH4 H 4
4 आएगा। .8H2 है ब्रैकेट के। यस। .8H2 बाहर है, ऐसा है? यस सर। सर Na2 बाहर नहीं आएगा इसमें? Na2 भी बाहर ही आएगा तो। स्ट्रक्चर सर ये बोरैक्स बना है? हाँ जी, ये मैंने बोरेक्स लिखा है। हाँ, अब बोलो उसमें शिवम तुम्हारा डाउट क्या है? सर जब इसको वो करते हैं, हम गर्म करते हैं, तो सर इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं सर, पर निकलने 8 चाहिए थे मेरे हिसाब से तो। सुनो, आप जो कह रहे हो आप अपनी जगह ठीक हो, गलत नहीं हो आप कह रहे हो भाई ये 8 लिखे हुए हैं, 8 निकल जाने चाहिए, ऐसा ही है ना? ये कंपाउंड है आपके पास में, इसी चैप्टर में आपने ये रिएक्शन भी फ्रिक्वेंटली पढ़ी होगी। हाँ जी, इसका एनहाइड्राइड बनता था, शिवम याद करो क्या बनता था इसका एनहाइड्राइड? सर इसका एनहाइड्राइड B2O3। रिएक्शन बता सकते हो मुझे बैलेंस करके? सर इधर 2 आ जाएगा, B2O3 के साथ में कुछ नहीं, 3H2O। हाँ, 3H2O। शिवम इसमें तो एक भी H2O नहीं लिखा हुआ है, फिर भी H2O निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं? यस सर। आप कह रहे थे कि सर यहाँ 8 लिखा हुआ है तो 8 निकलने चाहिए, यहाँ तो एक भी नहीं लिखा हुआ है, फिर कैसे निकल गया इसमें से? वो डिकम्पोज होगा कंपाउंड खुद भी। हाँ, बात ये कि अगर आपसे पूछा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने है, उसका आंसर 8 होगा, लेकिन ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि यहाँ पर केवल 8 लिखा हुआ है तो 8 ही निकलेंगे, वो तो यहाँ से भी निकल सकते हैं ना। सर मतलब हमसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा जाए तो हम 8 बोलेंगे, वैसे 10 निकलते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे इसमें होता क्या है ना, इसमें गलती होने के चांस ये रहते हैं आपसे अगर सिंपल बोरेक्स की अगर स्ट्रक्चर पूछी जाती है, स्ट्रक्चर हम ये लिखते हैं Na, मतलब फॉर्मूला जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं Na2B4 7.10H2। यस ऐसा सर। लगता है कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 है, लेकिन 10 होते नहीं है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 8 ही होते हैं, बाकी के जो 2 H2 हैं वो तो अंदर उसकी बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं इस तरीके से। यस सर। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर नहीं निकल सकते, आप उसको गर्म करते हो तो निकलते हैं, बिल्कुल 10 मॉलिक्यूल बाहर निकलते यस सर हैं। समझ गया। और किसी को कोई डाउट पूछो? एक्सक्यूज मी सर जो हमने ऊपर ऑर्थोबोरिक एसिड का रिएक्शन लिखा है सर, इसमें रेड वो भी लिखा होता है, रेड हीट भी लिखा होता है सर, उसका क्या मतलब होता है? रेड हीट नहीं, रेड हॉट। ओके सर। उसका मतलब गर्म होता है। रेड हॉट ट्यूब मतलब जनरली आयरन है, आयरन की ट्यूब में से उसको पास करवाया जाता है डिहाइड्रेट करने के लिए, तो आयरन को अगर आप गर्म कर दोगे तो रेड हॉट हो जाएगा, बस वही लिखते हैं उसको, रेड हॉट ट्यूब, रेड हीट, रेड हॉट। हाँ जी, और कोई डाउट है इसमें तो बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर सोडियम मेटाबोरेट का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है? सोडियम मेटाबोरेट बोला ना तुमने? यस सर। एक मिनट, NaBO2, एक मिनट, Na2 भी होगा, NaBO2 सर बट एनसीईआरटी में सर Na2B4O7 सर वो ना उसके नीचे लिखा हुआ है, पर वो इंडिकेट उसको ही करना चाहता था, मतलब वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। यही होता है मेटाबोरेट, तो यही। ओके सर। BO2 के ऊपर -1 चार्ज होता है। अच्छा फिर एक चीज बताओ, आपने इसी में आपने वो चीज पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, बीड टेस्ट जिसको बोलते हैं, बीड टेस्ट? यस सर। यस सर। Yes, बोरेक्स sir. बी टेस्ट। यस सर। बोरेक्स Yes, बीट sir. टेस्ट ना सर, वो कलर वाला। वो प्लेटिनम की। इसमें ऐसा है, अब मुझे नहीं मालूम एनसीईआरटी में कितने कलर उसमें दिए हुए हैं, तो आपको 4-5 कलर ही होने चाहिए, जो मैंने शायद जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है, मैंने 11th क्लास में बताया होगा, तो वो कलर लिखे हुए हैं नोट्स में सबके पास में? सर मेरे पास नहीं है सर। नहीं है सर सर। मैंने तो 3 ही लिखे नहीं है सर। सर। एनसीईआरटी में सिर्फ कोबाल्ट का दिया हुआ है। मैं बात ही नहीं कर रहा, यस सर। 11th क्लास में जिनको मैंने पढ़ाया DIA वाले,
अग्रिमा लिखवाया है क्या ये चीज? नहीं लिखवाई है तो फिर मैं अलग से बताऊंगा। पहले ये सर बता दो। इनऑर्गेनिक मोहित सर ने पढ़ाई थी ये। यस सर, Yes, तो sir. नहीं लिखवाया आपने। तुमको inorganic। ठीक है, ठीक है। तो कल जब मैं जब आपको सिलिकेट्स में पढ़ा रहा हूँ उस टाइम मुझे याद दिला देना, मेरे पास कॉपी रहेगी, मैं ये भी बता दूंगा आपके साथ। सर इसमें मैंने हाँ तो कॉपर का रेड, हम्म, आयरन +3 का ग्रीन। एक काम करते हैं उसमें मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है? तो उसमें फिर आप चेक भी कर लेना, ठीक है? अभी अभी रहने दो, हाँ बस जी याद दिला देना, कल बता दूंगा। नेक्स्ट, और बताइए, और किसी को कोई डाउट हो तो उसमें, नहीं तो फिर आगे बढ़े। है कोई डाउट? कृति? नहीं सर, वो पढ़ के आ गया था। बाकी वैसे थ्योरेटिकल ही है पोर्शन। चलो भाई नेक्स्ट, अब ऐसा करते हैं, एनसीईआरटी शेयर कीजिए। आर्यन, एनसीईआरटी शेयर करो। मैं स्क्रीन एक सेकंड स्टॉप कर देता हूँ। आर्यन मल्होत्रा क्लास में हो? स्क्रीन शेयर करनी है। आर्यन है नहीं क्या क्लास में? आर्यन नहीं है आज क्लास में। कोई और एनसीईआरटी देख सकता है? एनसीईआरटी की मैं कर दूंगा अगर। हाँ, आर्यन कर दो। एनसीईआरटी फर्स्ट बुक, पी ब्लॉक चैप्टर। सर हाँ जी, मेरे लैपटॉप से नहीं हो पा रही शेयर, ये सपोर्ट नहीं कर रहा। कोई कर सकता है शेयर? और कोई नहीं? सर मैं कर देता हूँ। आपको कौन सी वाली चाहिए, 11th वाली चाहिए कि 12th वाली? को बता दो, मैं ट्वेल्थ ऑनलाइन वाली, 12th वाली चाहिए। नाइट्रोजन फैमिली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट ओके बुक में है, शायद 6 या 7 चैप्टर है। ओके सर। एक मिनट, मुझे एक चीज और याद आई अभी, भूल गया था। अ, अंश खन्ना माइक ऑन करना। अंश खन्ना,
अंश आवाज नहीं आ रही क्या? मैसेज कर रहे हो? माइक ऑन नहीं कर सकते हो क्या? ये सही है तुम्हारा, यस सर, नो सर। मैं करूँ क्या सर? शेयर मेरा लैपटॉप चल गया। नहीं नहीं ठीक है, तो मेरा भी हो गया डाउनलोड। स्क्रीन शेयर तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कर मैं दी। कह रहा हूँ अर्नव सिंह माइक ऑन करना एक बार। यस सर। अर्नव, मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें मैंने लास्ट में कुछ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो बोला था आप लोगों को पढ़ के और उसके नोट्स कॉपी में कर लेने हैं, वो कर लिया है काम? नो सर। क्यों भूल गए थे? सर वो शीट कर रहा था सर, आपने दी थी। ठीक है, उसको भी कर लेना है ना, वो करना है, मतलब तभी वो चैप्टर कंप्लीट होगा, मतलब कुछ कुछ चीजें हैं उसमें, एक बार देख लेना। ओके सर। अच्छा हाँ, शीट से याद आया, शीट आप लोगों ने सॉल्व कर ली? हो रहे थे क्वेश्चन उसमें यस से? सर। यस सर। यस। ठीक है, शीट को भी डिस्कस करेंगे हम, है ना, उसको सॉल्व कर लेना आप, एक दो दिन का और टाइम दे रहा हूँ मैं। पहले तो मैं रिडॉक्स कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ, पहले तो रिडॉक्स आप करना ट्राई कीजिए। सर शीट पूरी है, वही जितना आपने उस दिन सैटरडे को दिया था? एच तक दिया हुआ है मैंने, वही जो वही एक्सरसाइज है? ऑब्जेक्टिव वाला जो है, बस अभी तो वही कर लो। ओके सर। अरे ये देखिए, पी ब्लॉक वाला चैप्टर आपका आ गया है। अब इसमें वही सब कहानियां लिखी हुई हैं कि आपने 11th में 13 और 14 तो पढ़ लिए हैं, 15 से अब हम शुरुआत कर रहे हैं। तो 15 में आपके पास में जो 15 ग्रुप है उसको नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो जो बताया हुआ है कि अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं आपको नोट्स साथ के साथ लिखवाते हुए चल रहा हूँ, या फिर ऐसा करते हैं हाईलाइट करते हुए चलते हैं हम एनसीईआरटी में, ठीक है ना। और ये सबके साथ शेयर हो जाएगी, और ये आप लोगों को रीडिंग में भी थोड़ा सा रहेगा, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को नोट्स बनाने ही बनाने हैं। जो सेल्फ हैंड रिटन नोट्स होंगे वही आपको लास्ट में काम आएंगे, एनसीईआरटी उठाई भी नहीं जाएगी आपसे। तो अब इसमें जैसे क्या लिखा हुआ है, ग्रुप 15 इंक्लूड्स, पता है वो तो हमें क्या क्या होगा इसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड अच्छा एक और एलिमेंट है वो नीचे वाला। इसका पहले तो मुझे मॉस्कोवियम का एटॉमिक नंबर बताइए, आर्यन अबॉट। मॉस्कोवियम का एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? बिना पीरियोडिक टेबल वगैरह देखे, है ना, कोई भी देखेगा नहीं, सोचिए, सिंपल सोचिए कि अच्छा उसके नीचे ऐसे ऐसे आ रहा है तो ये होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में सब कुछ आपको बताया हुआ है 11th क्लास में। अच्छा चलो ये बताओ, मरकरी के जो नीचे आता था, मरकरी का नंबर 80 होता था, मरकरी के जो नीचे मरकरी होता था 6D सीरीज, नहीं 3D 4D 5D, 5D सीरीज। 6D में मरकरी के नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता था? आर्यन आवाज आ रही है? यस सर। नहीं आ रहा है, याद भूल गए? देखो जिंक होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, ठीक है। जिंक के नीचे क्या आता है आर्यन? जिंक हो गया 3D सीरीज में, 4D सीरीज में क्या आता है जिंक के नीचे? कैडमियम। कैडमियम, कैडमियम का नंबर होता है 48, याद होगा शायद आपको। अगर याद नहीं है तो आपको नेक्स्ट नोबल गैस का नंबर तो पता होगा 54। उस 54 में से 6 माइनस कर दीजिए, 48 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अच्छा फिर कैडमियम के नीचे आता है मरकरी, तो इस मरकरी का नंबर आपको पता ही होगा कितना होता है, 80, ठीक है। अब यस 80 अगर 80 याद है, 86 जैसे भी, इसके बाद में मतलब 80 के करस्पॉन्डिंग वाले पीरियड में तो लास्ट नोबल गैस 86 पे आ गई, उसके बाद अगली वाली नोबल गैस कितने पे आती है?
मतलब पीरियोडिक टेबल का लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट आते हैं? सर 114 होते हैं वैसे तो। यार 114 नहीं होते, 14 होते हैं। 118 होते हैं। 118 118 होते हैं। मतलब जो जिनोन ही है, रेडॉन कौन सी है वो है ना, अगर कर 0 ऑर्गेनिज्म रेडॉन। रेड ऑन होगी। हाँ जी, रेडॉन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 86। 86। रेडॉन के नीचे जो आती है वो होगा 118, ठीक है। और ये 118 से 3 पहले वाला है। जैसे 10 नियोन होता है और 10 से 3 कम पे नाइट्रोजन आ जाता है, 7 10-3 करके 7 आ जाता है, तो 118 में से 3 माइनस कर दीजिए, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 115 होगा। यस। जिसको भी हम कमेंट पूछ रहे हैं ना, ठीक है। एसडी कोड ऑन द ग्रुप देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटलिक टू मेटलिक, ठीक है, ये सब चीजें पता है हमें। हाँ जी, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन comprises 78% by volume of the atmosphere in the earth's crust, ठीक है। It occurs as, हाँ ये लाइन इंपोर्टेंट है, ये जो है आपके पास में, हाँ जी, पहला ये अकरेंस हेडिंग डाल करके सबसे पहले तो हेडिंग डालो आप अपनी कॉपी में, मैं बोल रहा हूँ है ना, नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए नाइट्रोजन फैमिली या ग्रुप 15 जो भी आप डालना चाहें, और उसमें अकरेंस करके एक सब हेडिंग डाल लीजिए और उस अकरेंस में लिखिए अकरेंस में सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट क्या है, अर्थ क्रस्ट में मिलता है, तो सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में भी नाइट्रोजन मिल रही है और पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में भी, दोनों का नाम अलग अलग है। सोडियम नाइट्रेट को बोला जाता है चिली सॉल्ट पीटर और पोटेशियम नाइट्रेट को बोला जाता है इंडियन सॉल्ट पीटर। सर क्या लिखना है? सिर्फ सोडियम नाइट्रेट? आयुष ये चक्कर क्या है तुम्हारा? मतलब पूरा मैं बता देता हूँ कि तुम्हें ये लिखना है, उसके बाद में फिर तुम एकदम लास्ट में आकर के पूछो सर क्या लिखना है, मतलब उससे पहले वाली चीज बिल्कुल एकदम सुनाई नहीं देता है कि सुनते नहीं हो, मतलब चक्कर क्या है? नहीं सर, मैं कंफर्म कर रहा था। आपको अपने कानों की एबिलिटी पे थोड़ा शक है, मतलब क्या चक्कर है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। कंफर्म क्यों करने की जरूरत पड़ती है आपको हर एक चीज को? जिससे कुछ गलत ना हो। उस चीजें एज्यूम कर लिया करो कि आपके कानों ने सुना है तो शायद सही सुना होगा। ओके सर। हाँ जी, तो बस आपको केवल ये नाम पता होना चाहिए कि इंडियन सॉल्ट पीटर किसको बोल रहे हैं और चिली सॉल्ट पीटर किसको बोल रहे हैं, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट दो कंपाउंड हैं, एटमॉस्फेयर में N2 के फॉर्म में मिल ही रही है। आगे बढ़िए, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। हाँ जी, प्रोटीन्स क्या होते हैं? कोई मुझे प्रोटीन्स बताएगा, प्रोटीन्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, हाँ ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई जो अभी अभी आपने मोल ऑफ हाई कॉन्सेप्ट में मॉलिक्यूलर मास एक क्वेश्चन में पढ़ा होगा, तो ये नहीं कुछ और। ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। एक मिनट, ये जो भी स्क्रीन शेयर कर रहा है थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। आर्यन हटा दो, लेकिन ये बताओ फिर हटाने के बाद में फिर दोबारा अगर मैं स्क्रीन शेयर करने के लिए बोलूंगा तो कर पाओगे ना जल्दी? सर मैं भी कर सकता हूँ, मैंने खोल रखा। तब वो तो कर दूंगा मैं। ठीक है फिर हटा दो। हाँ जी, प्रोटीन्स क्या होते हैं? देखिए प्रोटीन्स जो हैं वो होते हैं पॉलीमर, नेचुरल अकरिंग पॉलीमर्स। मेरी स्क्रीन आ रही है अभी? आ रही है यस सर। सर। हाँ, प्रोटीन्स होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। अब अगर ये नेचुरल पॉलीमर है तो ऑब्वियसली इस पॉलीमर का कुछ ना कुछ मोनोमर तो होगा। वो मोनोमर होता है एमिनो एसिड।
अब एमिनो एसिड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें आपके पास COOH ग्रुप भी हो और NH2 ग्रुप भी हो। अगर ये NH2 ग्रुप COH के अल्फा कार्बन पे तो इनको अल्फा एमिनो एसिड बोल देते हैं, बीटा कार्बन पे तो बीटा एमिनो एसिड, गामा कार्बन पे तो गामा एमिनो एसिड। इसमें से जो प्रोटीन्स बनते हैं, वो प्रोटीन में जो मोनोमर होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड, और टोटल आपके पास में जो अल्फा एमिनो एसिड होते हैं वो होते हैं 20 टाइप के। इन 20 टाइप में से 10 टाइप के जो एमिनो एसिड होते हैं, ये सब चीजें मैं पता है क्यों बता रहा हूँ आपको, बायोमोलिक्यूल्स करके एक चैप्टर है, उसमें ये सब चीजें पढ़नी है। इसमें से 10 टाइप के तो वो होते हैं, मतलब 10 अमीनो एसिड्स तो वो होते हैं जो हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो हमें एक्सटर्नली फूड सोर्स से लेने की जरूरत नहीं होती है, और 10 वो होते हैं जो हमें फूड सोर्स से सप्लीमेंट के फॉर्म में लेने होते हैं। तो इनमें से जो 10 हमें बाहर से लेने होते हैं, जो हमारी बॉडी में अंदर जनरेट नहीं होते हैं, इनको बोला जाता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये आपके पास में नॉन एसेंशियल और एसेंशियल मिलकर के वेरियस तरीके से जुड़ते हैं। अच्छा, जुड़ते कैसे हैं? जुड़ने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक अमीनो एसिड का तो COH वाला ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का NH2 वाला ग्रुप, ये आपस में जब जुड़ेंगे तो किस तरीके से जुड़ेंगे? यहाँ से OH हटा दो, यहाँ से H हटा दो, हाँ जी, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा? कोवलेंट पेप्टाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड बन जाता है। इस CONH बॉन्ड का एक नाम भी होता है, मैंने आपको एक बार बताया था जब नाइलॉन 6 मैंने पढ़ाया था। यस पेप्टाइड। पेप्टाइड एक बॉन्ड। तो प्रोटीन आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है वो, है ना, और उसमें वो नाइट्रोजन रहता है। तो यहाँ अकरेंस की हम लोग बात कर रहे थे, तो अकरेंस में यही लिखा हुआ था कि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। तो मैंने थोड़ी आपको एडिशनल जानकारी बता दी है। चलिए वापस चलते हैं, आर्यन कर दो समझे। ये कहाँ आ गए हमारे? पिछले पेज पे थे हम। हाँ ठीक है ठीक है। फिर उसका लिख रहा है फॉस्फोरस जो है वो मिनरल्स में मिलता है। फिर और ये एपेटाइट फैमिली, मतलब ये जो फॉस्फेट के फॉर्म में आते हैं उनको एपेटाइट बोलते हैं। तो फ्लोरेप्टाइट, क्लोरेप्टाइट, ये सब आपके पास कोर्स होते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस जो है वो बोन्स में भी मिलता है, क्योंकि बोन्स में बेसिकली वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों जो है वो बोन्स में भी, ह्यूमन बोन्स में भी रहते हैं। लिखा हुआ है आगे, फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर। तो ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आपको नोट में लिखने की जरूरत नहीं है। आगे अगर देखें हम तो फॉस्फोप्रोटीन आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग्स, ठीक है, मिल्क और एग में भी वो मिलेगा। आर्सेनिक, एंटीमनी, तो ये सब अकरेंस का है। अकरेंस में इसमें और कुछ मुझे तो इम्पोर्टेंट उतना लग नहीं रहा है, आप लोग बस केवल एक बार रीड कर लेना इसको, ठीक है। हाँ बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो लास्ट वाला था ना मॉस्कोवियम, उसका यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एटॉमिक नंबर भी देखो उसने लिख दिया लास्ट में 115 एटॉमिक मास। चलो आगे बढ़ो। इसमें अब देखो, अब ये है, मैं अब आपसे समझा रहा हूँ कि इसको बेटर ये रहेगा कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते चलें, आप उसके नोट बनाते चलें। मतलब मैं आपको पढ़ा के और अगर मैं नोट्स बनवाऊंगा तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। आप मतलब उतने एकदम बच्चे नहीं हो कि आप पढ़ के और खुद से आप नोट्स ना बना सको। तो अब आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, और अब उसमें एक काम हम ये कर सकते हैं कि पूरे जब आप नोट्स इसके कंप्लीट कर लो तो ऑब्वियसली आपको कुछ कुछ जगह दिक्कत आएगी, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जहां जहां पे आपको लगे कि ये चीज सर थोड़ा सा समझा दो तो वो मैं समझा दूंगा, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के अलावा और कुछ करना नहीं है। इसमें करनी हमें एनसीईआरटी है। अब ये सब चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन, उसके बाद में रेडियस में कहीं कुछ एक्सेप्शन है तो वो ऊपर टेबल में देख लो।
इस तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है कि कहीं कुछ एक्सेप्शन तो नहीं आ रहा। जैसे देखो यहाँ पे ये जो टेबल है अभी शेयर हो रही है, इसमें आप कोवेलेंट रेडियस देखिए। हाँ जी, हम हमारे हिसाब से रेडियस क्या होनी चाहिए नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाते टाइम? इंक्रीज होती रहनी और यहाँ से देखो वो इंक्रीज हो रही है विदाउट एनी एक्सेप्शन, या फिर एक्सेप्शन मिल गया। नहीं सर, इंक्रीज ही हो रही है। है ही नहीं उसमें। लेकिन आयनिक रेडियस को थोड़ा गौर करो। यस सर, एंटी मनी का कम हो गया। यस, आपके पास में एक्सेप्शन है, रीजन क्या होगा उसका एक्सेप्शन, उसका पुअर शील्डिंग हो जाएगी। शील्डिंग पुअर शील्डिंग सर ऊपर भी लग रही थी, पर वो उससे कारण कम हुआ, ज्यादा नहीं कम हुआ। ज्यादा कम नहीं हुआ, मतलब यहाँ आप समझ नहीं पाए। यहाँ जो आपके पास में रेडियस कम हुई है उसके पीछे रीजन है कि जो ये एंटीमनी और बिस्मथ है ना, ये पॉजिटिव कैटायन के फॉर्म में भी, आयनिक रेडियस है ना, आयन कौन सा आयन, तो वो आयन कैटायन है या एनायन है उस चीज पे भी तो डिपेंड करेगा। तो ये जो एंटीमनी और बिस्मथ है ये अपने कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जब कैटायन में आएंगे तो ऑब्वियसली रेडियस कम हो जाएगी। जबकि नाइट्रोजन जो है वो कभी भी N+ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। N+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करना और ऑक्सीडेशन नंबर का +1 होना, दोनों में अंतर है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, लेकिन कभी भी नाइट्रोजन एक सिंगल एटम N+ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बजाय अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा प्रेफर करेगा। समझ पा रहे हो बातों को? तो ये थोड़ा सा डेटा देखते हुए फिर जो थ्योरी में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से आप इसमें आगे बढ़ते जाइए, और जिस जिस जगह आपको दिक्कत आए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ऐसा है, इसमें ये 171 पेज पे है। अब आप इसमें आगे बढ़ो, मुझे ये बताओ आर्यन की नाइट्रोजन फैमिली कहाँ तक है? इसमें केवल नाइट्रोजन वाला मामला बता दो, नाइट्रोजन कहाँ है, क्योंकि 2 हिस्सों में है, नाइट्रोजन होगा फिर फास्फोरस होगा। नाइट्रोजन तक का देखो, और चलो आगे, और चलिए थोड़ा आगे, हाँ थोड़ा और हाँ थोड़ा और, बस ये फास्फोरस आ गया। हाँ जी, ये फास्फोरस आ गया है, ये हमारा पेज नंबर 182। तो आप ये देखिए लगभग आपके पास में 7-8 पेजेस हैं, 173 से लेके 181 तक 7-8 पेजेस हैं। ये 7-8 पेज पढ़ करके आपको इसके नोट्स कंप्लीट करने हैं। तो ये काम आप आज कर सकते हो क्या एक दिन में? यस सर। यस सर। यस सर। दिन में अगर आप कर सकते हो इस चीज को, तो कल वाली क्लास में मैं क्या होगा, नाइट्रोजन वाली फैमिली में जो भी आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है उसके जो आपको डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा, और अगर मुझे कुछ एडिशनल बताना है तो वो चीज मैं बता दूंगा, फिर हम फास्फोरस वाले पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके शॉर्ट नोट्स आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो। तो अभी फिर ऐसा करो, फिर मैं आपका रिडॉक्स वाला जो क्वेश्चन है वो फिर स्किप कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग कर ही नहीं रहे हो, उसको क्या करें, कर लाते तो अब तक डिस्कस कर लेते। कल तो फिर अब हम इसी में ही आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? और अगर कुछ पूछना है तो फिर पूछो, अगर रिडॉक्स नहीं करके देखा वैसे, और कुछ पूछना है तो हटा दो सर। उसको। अब जो हम ये इनऑर्गेनिक में नोट्स बनाएंगे, इन्हें अब साथ साथ में याद करते हुए चलना है, या फिर अभी इसके लिए सिर्फ थ्योरी दिमाग में रखनी है? समझा नहीं, मैं फिर से बोलूं, क्या पूछ रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर, जैसे आज हम नोट्स बनाएंगे नाइट्रोजन के, तो इसमें जो रिएक्शंस होंगी, जो ऑर्डर वगैरह होगा, ये अब हम याद करते करते चले साथ साथ में? नहीं, वो होगा ही नहीं आपको याद, आपको लगेगा उस टाइम आपको याद हो गया, फिर उसके बाद में आप भूल जाओगे। ठीक है, वो ऐसे याद नहीं होगा। वो तो ये है कि जैसे हमारी ऑर्गेनिक अब जब हो जाएगी ना, 3-4 बार रिवीजन जब हमारा ऑर्गेनिक का हो जाएगा, 2 बार रिवीजन के बाद हम लोग उसको एक बार सॉल्विंग भी कर लेंगे। तो अभी तो केवल आपको नोट्स प्रिपेयर करवा के आपके पास रखवा दे रहे हैं, ताकि उसके बाद जब ऑर्गेनिक पूरी हो जाए तब आप इसको पढ़ सको। इसको भी आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं वो याद होगा डायरेक्टली। सर मैंने एल्कीन्स में कुछ पूछना था। हाँ बोलो। सर स्क्रीन शेयर कर लो। तुम कहाँ चले गए थे अभी? मैं नाम ले रहा था तुम्हारा, तुम थे ही नहीं तब क्लास में। सर मेरा ना स्कूल का टेस्ट चल रहा था, अभी मैंने 1 बजे ज्वाइन किया। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, बाकी लोग लीव कर लीजिए, अपना काम स्टार्ट कर दीजिए आप नाइट्रोजन फैमिली का जो मैंने अभी दिया है आपको, और जिन जिन लोगों को डाउट है वो क्लास में रहें और अपना डाउट एक एक करके पूछ लीजिए। सर स्क्रीन शेयर करूं? एक मिनट, अच्छा तुम कर लो अपनी स्क्रीन शेयर। यस सर। कर सर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स में ये वाला ऑर्डर क्यों देखने को मिलता है?
अगर फिर से बोलो, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में ये ऑर्डर देखने को क्यों मिलता? ये मतलब जब कार्बन सेम कार्बन पे 2 R लगे हो तो ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? मतलब आप ये बीच वाले जो 3 हैं इनके बारे में पूछना चाह रहे होगे ना शायद? यस सर। क्योंकि इनमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स तो सेम होंगी। यस सर। ऐसा ही है ना? ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। देखो सेकंड और थर्ड जो है उसमें तो आपको शायद दिक्कत नहीं आएगी। ये जो 3 है इनमें से जो सेकंड और थर्ड है उसमें शायद आपको दिक्कत नहीं होगी, या है उसमें भी? नहीं है सर, ये बस 3 में ही है। नहीं 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 नहीं, इन 3 में जो सेकंड और थर्ड, नहीं इनमें नहीं है। नहीं ये फर्स्ट और सेकंड है भाई, इन 3 में जो सेकंड और थर्ड है। सेकंड और थर्ड इसमें हाँ। स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होती है। ये सिस फॉर्म है और वो जो सेकंड वाली है वो ट्रांसफॉर्म है। तो Yes, ट्रांसफॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल है, शायद वो तो क्लियर होगा आपको, है ना? यस सर। ठीक है। एल्कीन के लिए याद करो आर्यन, कुछ ऐसा मैंने बताया था कि आपके पास में इसमें कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है? EAR होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यस सर। और एल्कीन्स में आपको ये बताया हुआ है कि जिस एल्कीन की EAR की रेट ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल भी होती है साइमल्टेनियसली। जनरली क्या होता है कंपाउंड्स में, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। यस सर। लेकिन एल्कीन्स में जो एल्कीन EAR के लिए ज्यादा रिएक्टिव होती है वो साइमल्टेनियसली ज्यादा स्टेबल भी होती है। अब EAR कैसे करवाते हो आप किसी एल्कीन में? एक H+ लेके आते हो पास में इलेक्ट्रोफाइल, पाई बॉन्ड को तोड़ते हो, पाई बॉन्ड को तोड़ के एक कार्बन पे प्लस और एक कार्बन पे माइनस लगाते हैं, माइनस के साथ उस H को ले जाते हैं और कार्बोकेटाइन बना देते हैं। याद आ रहा है EAR एल्कीन यस की? सर। तो अभी एक बात बताओ, आपके पास में ये जो 3 जो बीच वाले हैं इनमें जो पहला वाला आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, उस कार्बोकेटाइन के साथ बताइए 2 R लगे होंगे या नहीं लगे होंगे? यस सर। तो बताइए वो कार्बोकेटाइन बाकी दोनों कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। तो क्या इसकी रिएक्टिविटी EAR के लिए ज्यादा हो जाएगी? यस सर। तो इसकी अगर रिएक्टिविटी EAR के लिए ज्यादा है तो साइमल्टेनियसली इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। यस सर। ठीक है। हाँ जी, और कोई बताइए। सर हाँ जी नंदिनी बोलिए। सर जब हमने एल्कीन्स में पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस पढ़ा था। एल्केन्स में या एल्कीन्स में, क्या बोला आपने? एल्कीन्स में पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। मैं थोड़ा प्रिपरेशन में, ठीक है याद आ गया, बोलिए आगे। फिर उसमें एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए हमने H2 और पैलेडियम यूज करा था। H2 और प्लेटिनम? सर पैलेडियम। पैलेडियम? यस सर। नहीं, उसके साथ में आपको कार्बन और लेना पड़ेगा। केवल H2 और पैलेडियम से काम नहीं कर पाएगा। सर फिर उसमें हमने सिस और ट्रांस कैसे देखा था कि कब सिस एल्कीन बनेगी और कब ट्रांस? हाँ वो मैं बताता हूँ, लेकिन आप पहले उसमें वो करेक्शन कर लीजिए। अगर आपने केवल पैलेडियम लिखा हुआ है तो वो गलत है। लिनलार्स कैटलिस्ट हमने यूज किया था। यस सर, लिखा हुआ है कार्बन भी। हाँ कार्बन भी है, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, बहुत ही सिंपल है ये। और अब इवन 12th पढ़ने के बाद तो ये आपको डायरेक्टली क्लिक कर जाना चाहिए, बट कोई नहीं, आप जैसे पूछ रहे हैं आप तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पहले तो आपको ही पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन हम करवा रहे हैं ना, ठीक है। R C ट्रिपल बॉन्ड C R और लिनलार्स कैटलिस्ट। इसमें आपका डाउट क्या है कि सिस बनेगी या ट्रांस बनेगी, ये हम कैसे देखेंगे? यस सर। ठीक है। नंदनी ये बताइए लिनलार्स कैटलिस्ट होता क्या है? H2PD। ये पैलेडियम है। इसकी सरफेस पे हमने कार्बन डाल दिया है। कार्बन डालने से क्या होता है? सरफेस पे कार्बन एडसॉर्ब हो जाता है तो H2 कम एडसॉर्ब होता है, ठीक है। और अब इस पे H2 भी एडसॉर्ब हो रहा है, एडसॉर्ब। और फिर ये जो पैलेडियम है
जिसपे H2 एडसॉर्ब हो चुका है वो आएगा इस C ट्रिपल बॉन्ड C के पास में। तो क्या होगा, ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटेगा HH के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, और एक H इसके साथ जुड़ जाएगा और एक H इसके साथ जुड़ जाएगा। बताइए दोनों के दोनों H ये सेम साइड से नहीं जुड़ेंगे क्या? कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी क्या नंदनी इसमें? एक पाई बॉन्ड यहाँ टूटने लग गया है, ये जो HH है इनके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो टूटने लग गया है, इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने लग गया है, इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने लग गया। बोलो। यस सर। तो फिर ये बताओ दोनों H आपके सेम साइड से आके जुड़ रहे हैं, अपोजिट साइड से आके जुड़ रहे हैं? सेम साइड। अगर सेम साइड से जुड़ रहे हैं तो क्या ये कहना ज्यादा डिफिकल्ट है आपके लिए कि यहाँ पर जो एल्कीन बनेगी वो सिस बनेगी? बोलो, आ रही है बात समझ में? यस सर। आपको क्वेश्चन पता क्या पूछना चाहिए था? आपको क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था सर ये बताइए ब्रिज रिडक्शन में ट्रांसी क्यों बनती है? वो क्वेश्चन आपके लेवल का सा लगता। ये तो आपने बड़ा ही बेकार क्वेश्चन पूछा है, तो मैं वो बताता हूँ आपको जो आपने पूछा भी नहीं है। इधर देखो, तो लिखा हुआ है, मतलब उसका रीजन लिखा था कॉपी में। अच्छा उसका रीजन पता है आपको, इसका नहीं लिखा था, ठीक है फिर इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, क्योंकि वो H2 पूरा का पूरा एडसॉर्ब रहता है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक साथ अटैच रहता है। सर हाँ जी शिवम। सर शिवम H2 तुम रुको, तुम वैसे ही पूछते रहते हो अपने डाउट, तुम व्हाट्सएप पे भी लाइन से लगे रहते हो, और लोगों को मौका दो। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि मतलब मैंने बोल दिया कि बाकी लोग जो है वो अपना काम में लग जाओ, तो अब ना तो आप पूछ रहे हो और नंबर भी अच्छा खासा है, 60 लोग अभी बैठे हुए हैं, तो मतलब क्या डिस्कशन सुनने के लिए बैठे हुए हैं? अक्षित गर्ग कोई डाउट नहीं है? पूछो कुछ पूछना हो तो। अक्षित आवाज आ रही है? सर मेरा ना है पर वो ना लैपटॉप में फोटो नहीं आ रही, मुझे स्क्रीन शेयर करके पूछना था। तो तुम व्हाट्सएप कर दो।